आवाज मीट हो रही है, आवाज इको हो रही है क्या? गुड इवनिंग मीना। कमेंट मुझे लिखते हैं, आप जितने कमेंट कहते हैं मुझे लिखते हैं, एक दूसरे को नहीं लिखते आप। चलो गुड इवनिंग सभी को। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग द्रव्य गुण पढ़ रहे थे और आज हमारी द्रव्य गुण की लास्ट क्लास है। दोबारा से हम आज क्लास की बात रिवाइज करेंगे पूरा। गुड इवनिंग पूनम, ज्वाइन होइए, फटाफट क्लास स्टार्ट करें। कहाँ गए वीके चौहान जी? Okay, susceptibility, very good. By the pressure miasm. Okay, good. Prophylaxis. गुड इवनिंग, ज्वाइन हो गए सब? फटाफट से ज्वाइन करिए। आज आपकी वीके चौहान फर्स्ट वॉल्यूम कंप्लीट हो जाएगी, ऑर्गन एंड सब्जेक्ट। गुड इवनिंग, आवाज क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास। ठीक है, प्रीवियस जो लास्ट हमने क्वेश्चन छोड़ा था वो क्या था? बेस्ट टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन इन इंटरमिटेंट फीवर। मैंने सिंपल सा बताया था, आप लोगों को याद भी होगा। स्टेज बताई थी। ठीक है, और एक बताई थी, कहाँ बताई थी? या तो इधर देंगे या फिर इस साइड देंगे। तो ड्यूरिंग पायरेक्सिया, ड्यूरिंग एपायरेक्सियल स्टेट, एट द डिक्लाइन फेज ऑफ पायरेक्सिया और ऑनसेट ऑफ द पायरेक्सिया। तो हमें क्या करना है? बेस्ट टाइम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिसिन इन द इंटरमीडिएट फीवर। यहाँ पर सिंपल इंटरमीडिएट फीवर की बात हो रही है, यानी कि इस टाइप के फीवर की बात हो रही है। तो यहाँ मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ करेंगे हम? एपायरेक्सियल स्टेज, ड्यूरिंग द एपायरेक्सियल स्टेज। दिस इज द एपायरेक्सियल स्टेज, जहां पर पेशेंट को कोई फीवर नहीं होता है। यहाँ फीवर आना शुरू होता है, पीक पे जाता है और ये डिक्लाइन फेज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफाइलेक्सिस। ओके, प्रोफाइलेक्सिस क्या होते हैं? प्रोफाइलेक्सिस इज प्रिवेंटिव थेरेपी, क्यूरेटिव थेरेपी, पैलिएटिव थेरेपी और सप्रेसिव थेरेपी। क्या होते हैं प्रोफाइलेक्सिस? इम्यूनाइजेशन के लिए दिए जाते हैं, प्रिवेंटिव थेरेपी होती है। बीसीजी के टीके लगाए जाते हैं, डीपीटी के टीके लगाए जाते हैं। ठीक है, और ये सारे प्रोफाइलेक्सिस के पार्ट होते हैं। तो प्रोफाइलेक्सिस आर द प्रिवेंटिव थेरेपी। और ये प्रोफाइलेक्सिस जो है ना, after working in an epidemic form of few weeks, you will find perhaps the half a dozen remedies they are indicated daily, or one of these a large number of the cases than any other. This is the remedy to the best suited remedy to the general nature of the sickness. Now you will find that for prophylaxis there is a required a less degree of it, and these remedy in daily use will enable you to prevent a large number of people from becoming sick. क्यों दी जाती है प्रिवेंटिव मेडिसिन? जब एपिडेमिक फॉर्म किसी डिजीज के अंदर, कोई भी डिजीज जब एपिडेमिक फॉर्म में फैली हुई होती है, तो नॉर्मली जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो उन पर वो डिजीज का इम्पैक्ट कम पड़े, उसके लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन दी जाती है। और वो जो प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है दैट इज द मेडिसिन जिसको हम प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं। तो प्रोफाइलेक्सिस
प्रोफाइलैक्सिस प्रिवेंटिव थेरेपी होती है, ठीक है। होम्योपैथिक मेडिसिन भी कुछ एक मेडिसिन होती हैं जिनको होम्योपैथिक प्रोफाइलैक्सिस के रूप में हम एपिडेमिक जब डिजीजेस होती है उस समय यूज करते हैं। जैसे आपने कोरोना में देखा होगा। आवाज क्लियर नहीं आ रही? मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही आपको? अभी क्लियर है? आवाज क्लियर है अभी? नेहा आवाज सही आ रही है अभी? ओके, ठीक है। तो प्रोफाइलैक्सिस, होम्योपैथी प्रोफाइलैक्सिस मेडिसिन जैसे कोरोना में देखा था आपने, आर्सेनिक एल्बम 200 डोजेज जो है दी गई थी, ठीक है। तो वो भी प्रोफाइलैक्सिस के रूप में यूज की गई थी। नेक्स्ट इज ससेप्टिबिलिटी। व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी? ससेप्टिबिलिटी, देखो इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? कैपेबिलिटी ऑफ अ मैन बोथ इंटरनल और एक्वायर्ड, जनरल क्वालिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ रिसीविंग इंप्रेशन, वन ऑफ द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ लाइफ इन ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। देखो होता क्या है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? ससेप्टिबिलिटी होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्या होती है? रिएक्शन पावर। किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर, कोई भी बाहर से कोई भी चेंजेस हो रहे हैं, उसके लिए बॉडी किस तरीके से रिएक्ट करती है वो ससेप्टिबिलिटी पे डिपेंड करती है। तो इट इज ए जर्नल पैथोलॉजी ऑफ होम्योपैथी। ये देखो क्या लिखा है, इडियोसिंक्रेसी, यहाँ आ रही है ससेप्टिबिलिटी। Susceptibility reaction, susceptibility we mean the general quality or the capability of the living organism of receiving the impression, the power to react to the stimuli। किसी भी ह्यूमन बीइंग की, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की किसी भी स्टिमुलाई के लिए कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, दैट इज द ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और ये जो ससेप्टिबिलिटी है, इट इज द फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल एट्रीब्यूट होती है, मतलब एक क्वालिटी होती है फंडामेंटल लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। upon it depend all the functioning vital process, physiological, pathological, जितने भी vital प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में, वो सारे के सारे डिपेंड किसके ऊपर करते हैं? ससेप्टिबिलिटी पे। सिंपल सा बताती हूँ, ससेप्टिबिलिटी लो होती है, ससेप्टिबिलिटी हाई होती है, ससेप्टिबिलिटी नॉर्मल होती है, ठीक है। जिसकी ससेप्टिबिलिटी लो होती है वो भी बीमार जल्दी होता है, जिसकी ससेप्टिबिलिटी हाई होती है उसमें भी सिम्टम जल्दी आते हैं। और जो नॉर्मल रिएक्शन करता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए, तो वहां नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी होती है, ठीक है। और डिजीजेस भी इसी तरीके से आती है। तो इन्होंने बताया ससेप्टिबिलिटी जो होती है ना, ये डिपेंड करती है ऑल फंक्शनिंग, all the vital processes, all the disease process, all the physiological process, they are all are depend on the susceptibility of a human being, living organism. Digestion, assimilation, nutrition, repair, secretion, these all physiological processes as well as the disease processes like infection, contagious diseases, ठीक है। तो अब इसके ऑप्शन पढ़िए। What is susceptibility? Susceptibility, capability of a man both inherent एंड एक्वायर्ड। मतलब कि जो ससेप्टिबिलिटी है, यानी कि किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए जो रिएक्शन करने की कैपेसिटी होती है, वो इनहेरिटेंट भी होती है और एक्वायर्ड भी होती है, ठीक है। दोनों तरीके की होती है। जैसे इम्यूनिटी होती है दोनों तरीके की, हम बोलते हैं ना, इम्यूनिटी में हमने पढ़ा था कि इनहेरिटेंट होती है और एक्वायर्ड होती है, ठीक है। इनहेरिटेंट जो कि ऑलरेडी इनबिल्ड होती है, प्रेजेंट होती है, और एक्वायर्ड जो क्रिएट की जाती है आफ्टर द इन्फेक्शन, आफ्टर द स्टिमुलाई, बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। तो ये दोनों पार्ट हो गए। दूसरा हो गया जनरल क्वालिटी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिसीविंग द इंप्रेशन। ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये है ना, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिएक्ट, जो भी कुछ है उसको एब्जॉर्ब करना, उसके लिए बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है। तो रिसीविंग द इंप्रेशन, उसके लिए क्या कर रहे हैं? एक जनरल क्वालिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीसरा है वन ऑफ द फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ लाइफ। अभी ये लाइन मैंने यहाँ पे पढ़ी थी, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटर बाय प्रेशर बिलोंग टू विच मियाज्म? विच मियाज्म? साइकोटिक मियाज्म, साइकोटिक मियाज्म। बेटर बाय प्रेशर, किसी के पेन हो रहा है और उसको दबाने से आराम मिल रहा है, साइकोटिक मियाज्म का करेक्टर है, ठीक है, साइकोटिक मियाज्म। ओके,
इन्होंने यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया कि सोरा का पेन में क्या होता है। सोरा का जो पेशेंट होता है ना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, ओवर सेंसिटिव होता है। जरा सा भी दर्द होगा वो टच भी बर्दाश्त नहीं करेगा, मतलब कोई उसको छूने भी जाएगा ना पेन वाली चीज को तो वो हाइपर सेंसिटिव होता है, वो हाथ ही नहीं लगाने देगा पेशेंट। ठीक है, तो प्रेशर से एमिलियोरेशन तो वहां होगा ही नहीं, वहां से प्रेशर से तो बहुत ज्यादा होगा, टच ही नहीं करने देगा, ओवर सेंसिटिव होता है, तो सोरा का सिम्टम होता है। और यहाँ पर प्रेशर यानी कि जोर से दबाने पे आराम मिल रहा है किसी भी पेन में, तो वो साइकोटिक मियाज्म है। क्लियर? क्लियर है? Next question. In case of local diseases, procedure will be most effective for quick and radical cure. अगर किसी को local disease हो रही है, किसी को local disease हो रही है, local disease क्या होती है? It's a kind of one-sided disease. One-sided diseases में क्या होता है? Symptoms बहुत कम होते हैं और ये वो बहुत ट्रायल सिम्टम्स होते हैं जिसके बेस पे सिमिलिमम को निकालना आसान नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, और ये दो तरीके के होते हैं लोकल डिजीज, मेंटल फेज पे आते हैं और एक्सटर्नल सरफेस फेज पे आते हैं। तो जो सरफेस फेज पे आते हैं वो लोकल डिजीज का पार्ट होती है। अब क्वेश्चन इज दैट इन केस ऑफ लोकल डिजीज प्रोसीजर विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर क्विक एंड रेडिकल क्योर। लोकल डिजीज में जल्दी और रेडिकल क्योर देने के लिए क्या इफेक्टिव है? इंटरनल और एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेम मेडिसिन विच इज फाउंड मोस्ट होम्योपैथिकली सेलेक्ट अंडर द सर्कमस्टेंसेस। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि आप जो दवाई खिला रहे हो, जो सिमिलिमम खिला रहे हो, उसी को एक्सटर्नली अप्लाई करना है जो कि होम्योपैथिकली सेलेक्ट की गई है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ओनली इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेल सेलेक्टेड मेडिसिन। तीसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। None of the above. तो आंसर इज ओनली द बी। सिर्फ और सिर्फ इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द करेक्ट सिमिलिमम विल क्योर द लोकल काइंड ऑफ डिजीजेस, वन साइडेड डिजीज। कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन का यूज हैनीमैन ने बताया ही नहीं है। लोकल डिजीजेस में किसी भी तरीके के एक्सटर्नल एप्लीकेशन को हैनीमैन ने कभी भी सपोर्ट नहीं किया है। जनरली हम करते हैं ना, कट हो जाता है, पेन होता है तो आप पेन किलर लगाते हैं, कट होता है तो आप उसके ऊपर एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक लगाते हैं। ऐसी किसी भी तरीके की प्रैक्टिस हैनीमैन ने रिकमेंड नहीं करी है। तो उन्होंने सिर्फ ये बोला है कि लोकल डिजीज का ट्रीटमेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरनल मेडिसिन दी जानी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वेल सेलेक्टेड मेडिसिन। तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये किस एफोरिज्म में बताया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रोनिशियंस क्रोंकेटेन मींस, ये देखो ये जर्मन वर्ड है, इसको रट लो। क्रोनिक डिजीज से रिलेटेड है। क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक मियाज, क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज, इसका आंसर है क्रोनिक डिजीज। ठीक है, जर्मन वर्ड है जिसका मतलब है क्रोनिक डिजीज, जर्मन वर्ड है ये। चलिए आगे चलते हैं। इडियोसिंक्रेसी, ओके, अगेन मेंटल डिजीज। मेंटल डिजीजेस आर ड्यू टू, बताइए फटाफट आंसर दीजिए। Which kind of miasm is responsible for mental diseases? Again a kind of one-sided disease. जल्दी आंसर दीजिए, कौन सा मियाज्म? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ओके, ए आंसर होना चाहिए सोरा। वेरी गुड, वेरी गुड। ए ऑप्शन नहीं पूछा है मैंने, पूछा कौन सा मियाज्म, आपको आंसर देना है सोरा। गुड गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियोसिंक्रेसी इज हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ प्रोग्नोसिस ड्यूरिंग प्रूविंग मैनेजमेंट ऑफ द केस एंड केस टेकिंग। आपने पढ़ा था आइडियल प्रूवर, 5 काइंड ऑफ आइडियल प्रूवर्स, उसमें थर्ड और फोर्थ पॉइंट था इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट। नो नो नो, इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट इज अ गुड प्रूवर। तो ड्रग प्रूविंग इज द आंसर, इसका आंसर है बी, ड्रग प्रूविंग। बेस्ट प्रूवर कौन होता है, आइडियल प्रूवर कौन होता है, उसमें पढ़े थे ना आपने, फर्स्ट ईयर में पढ़े, सेकेंड ईयर में पढ़े, थर्ड ईयर में पढ़े। ड्रग प्रूविंग इज द आंसर। इडियोसिंक्रेसी इज हेल्पफुल इन ड्रग प्रूविंग। इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट जो होता है ड्रग प्रूविंग में बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि एक पिकुलर काइंड ऑफ कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन होता है इडियोसिंक्रेसी का, जो कि ओवर हाइपर सेंसिटिव होता है कुछ
पर्टिकुलर चीजों के लिए, अदरवाइज वो पर्सन हेल्दी होता है। ये देखिए, इट इज अ पिकुलियर कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन विच although otherwise healthy, वैसे हेल्दी होता है, but possess a disposition to be brought into a more or less morbid state by certain thing। कुछ चीजों के लिए वो morbid susceptibility रखता है, morbid susceptibility morbid kind of ससेप्टिबिलिटी। अभी मैंने बताया था ना क्या होता है, एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिएक्शन आता है वो होती है ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, चलिए, तो अब याद रहेगा इडियोसिंक्रेटिक पेशेंट इज अ बेस्ट प्रूवर, आइडियल प्रूवर और बेस्ट प्रूवर, और इडियोसिंक्रेसी ड्रग प्रूविंग में हेल्पफुल होती है। इडियोसिंक्रेसी इज हेल्पफुल इन ड्रग प्रूविंग। क्लियर? रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। आप कौन सी सिचुएशन में फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट करेंगे? मैंने बताया था कि जब दो ही तरीके के प्रिस्क्रिप्शन पढ़े हमने, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन और सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन जब आपका करेक्ट सिमिलिमम निकालते हैं, जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के बेस पे, पीक्यूआरएस के बेस पे, कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के जो भी हमारा बेस है उसके बेस पे जब हम करेक्ट सिमिलिमम निकालते हैं और वो जब प्रिस्क्राइब करते हैं और मेडिसिन देने के बाद जब गुड रिजल्ट आते हैं, होम्योपैथिक एग्रावेशन आता है या फिर पेशेंट को रिलीफ मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है? नॉट टू डिस्टर्ब द एक्शन ऑफ द रेमेडी। ठीक है, हमें किसी भी तरीके का रिपीटेशन नहीं करना है, किसी भी तरीके का डोज नहीं देना है, किसी भी तरीके की मेडिसिन नहीं देनी है। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन। अब जब दी गई मेडिसिन अपना काम कंप्लीट कर चुकी होती है और पेशेंट को आराम आना बंद हो जाता है, यानी कि स्टैंड स्टिल केस आ जाता है, तो उस समय हमें मेडिसिन रिपीट करनी होती है या कॉम्प्लीमेंट्री देनी होती है या जो भी हमारा सेकंड प्रिस्क्रिप्शन बनेगा। ठीक है, तो यहां पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इज दैट रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन का रिपीटेशन कौन सी सिचुएशन में होगा? व्हेन सिम्टम्स हैव एग्रावेटेड, जब पेशेंट के सिम्टम्स एग्रावेट कर रहे हैं, चाहे वो होम्योपैथिक एग्रावेशन में ऑब्वियसली, तो क्या हमें मेडिसिन रिपीट करनी है? नहीं करनी है। व्हेन द सिम्टम्स हैव रिटर्न, सिम्टम्स वापस आ रहे हैं, कब आएंगे सिम्टम्स रिटर्न? जब आपने पेशेंट को सिमिलिमम दी, पेशेंट को आराम आ गया, पेशेंट के सिम्टम्स रिमूव हो गए, ठीक है, लेकिन कुछ समय निकलने के बाद अगर पेशेंट के सिम्टम वापस रिअकर हो रहे, तो क्या हमें वो मेडिसिन रिपीट करनी है? When order of the symptoms they have changed, when order of the symptoms have changed, देखो, when symptoms have returned, जब दोबारा सिम्टम्स आ रहे हैं, इसका मतलब मैंने बताया था कि मियाज्म इज रेस्पॉन्सिबल, तो एंटी मियाज्मेटिक मेडिसिन दी जाएगी। ठीक है, when order of the symptoms they have changed, सिम्टम्स चेंज होके आ रहे हैं, इसका मतलब मेडिसिनल एग्रावेशन हो सकता है या डिजीज एग्रावेशन हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? दोबारा से केस टेकिंग करनी है, नए सिम्टम निकालने हैं और जो सिम्टम्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग से मिनिमम देना है। ठीक है, when original symptoms they have returned, देखो यहाँ पर क्या है, बी और डी में, दोनों में क्या देखो डिफरेंस क्या है? यहाँ सिम्टम्स वापस रिटर्न हो रहे हैं, लेकिन यहाँ ओरिजिनल सिम्टम रिटर्न हो रहे हैं, यानी कि प्रीवियस जो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन, फिर से क्वेश्चन को रिपीट करो, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन को रिपीट करना है, कब करना है? फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में मान लीजिए किसी को मैंने सल्फर मेडिसिन दी है, वो सल्फर मेडिसिन दोबारा मैं कब दूंगी? एग्रावेशन के टाइम पे नहीं। When symptoms have returned, जब सिम्टम वापस दोबारा आ रहे हैं, कौन से सिम्टम आ रहे हैं? सिंपल सिम्टम का कॉमन सिम्टम आ रहे हैं, अनकॉमन सिम्टम आ रहे हैं, कौन से सिम्टम आ रहे हैं? कोई क्लियरिटी नहीं है यहाँ पर। इन ऑर्डर टू सिम्टम्स दे हैव चेंज, पेशेंट की सिम्टोमेटोलॉजी चेंज हो गई, तो जरूरी थोड़ी है कि सल्फर के सिम्टम है तो मुझे सल्फर ही प्रिस्क्राइब करना है। और फोर्थ ऑप्शन, व्हेन ओरिजिनल सिम्टम्स हैव रिटर्न, तो आंसर होगा डी। ओरिजिनल सिम्टम मतलब कि वो सिम्टम जिसके बेस पे हमने सल्फर निकाली थी, जो सल्फर से मिनिमम निकल के आया, तो इसका आंसर होगा डी। क्लियर है? आगे चलें। चलें आगे, सब क्लास में है? सभी क्लास में हैं आप लोग? What the next question is, what the pathologist of today call gonorrheal infection is what we term psychosis.
who made this comment? What the pathologists of today call gonorrheal infection. Gonorrheal infection, psychotic miasm. It what we term psychosis. Who made this comment? JHLN. मियाज्म के बारे में हैनीमैन सर ने बात की थी या फिर JHLN ने बात की थी? मियाज्म के बारे में दो ही जनों ने बात की। तो ये लोग जो है फेरिंगटन, रिचर्ड हेल, ये लोग तो सब कोई बायोग्राफर है, किसी ने जो इन्होंने लिखा है हैनीमैन ने उन्हीं के एक्सप्लेनेशन किया है, सारे के सारे फिलोसफर्स हैं। लेकिन मियाज्म को जो एक्सप्लेन किया है वो हैनीमैन ने किया है या JHLN? आपने पढ़ी है ना मियाज्म की 3 काइंड ऑफ ऑथर्स हैं। JHLN इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द डीप एक्टिंग रेमेडी। किसी को पेशेंट को डीप एक्टिंग रेमेडी देने के बाद थोड़ी सी टाइम के लिए रिलीफ मिल रहा है, किस तरीके की ऑब्जर्वेशन है? कौन सी ऑब्जर्वेशन है? कैंट की 6th ऑब्जर्वेशन है। और इससे क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इसमें? द रेमेडी इज टू बी रिपीट, द रेमेडी इज टू बी अप्लाइड इन एन हायर पोटेंसी, there is a structural change in the patient and the patient is of low susceptibility. लो ससेप्टिबिलिटी, देखो ससेप्टिबिलिटी का रोल पोटेंसी के साथ क्या होता है? हायर द ओके, जनरली हायर द ससेप्टिबिलिटी हायर द पोटेंसी, लोअर द ससेप्टिबिलिटी लोअर द पोटेंसी। ठीक है, तो यहाँ पोटेंसी के बारे में कोई बात नहीं हो रही। यहाँ पर पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अगर किसी पेशेंट को शॉर्ट रिलीफ मिल रहा है सिम्टम्स में, तो हम क्या बोल, इसका डीप एक्टिंग मेडिसिन देने के बाद मेडिसिन दिया डीप एक्टिंग, पोटेंसी की बात नहीं हो रही है। तो ये पूछ रहे हैं इसका क्या मतलब होता है? रेमेडी इज टू बी रिपीटेड, क्या दवाई को वापस रिपीट किया जाना चाहिए? दूसरा है रेमेडी इज टू बी अप्लाइड इन एन हायर पोटेंसी, क्या उस पोटेंसी को हायर, अब देखो डीप एक्टिंग मेडिसिन दे दी है और तो क्या होगा इस सिचुएशन में? इसको देखो थोड़ा सा, इसको पढ़ते हैं। 6th ऑब्जर्वेशन है, इन्होंने क्या बताया है कि व्हेन हाई एंड राइट पोटेंसी एक्ट्स इन ए क्यूरेबल केस, आप क्यूरेबल केस होंगे ना तो करेक्ट सी मिनिमम निकाला है, और तो क्या होगा, आपने हाई पोटेंसी डीप एक्टिंग मेडिसिन की दी तो वो राइट एंड हाई पोटेंसी वो क्योर देगी पेशेंट को। The remedy acts once and establish a condition of order after which there is no need to given more medicine. और सिंगल डोज में ही काम हो जाएगा, कोई तरीके का रिपीटेशन और दूसरी मेडिसिन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शर्त क्या है? क्योरेबल केस होना चाहिए। लेकिन अगर इनक्योरेबल केस है तो ऐसी सिचुएशन में वो डीप एक्टिंग मेडिसिन क्योर नहीं देगी, शॉर्ट रिलीफ देगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है? डीप एक्टिंग मेडिसिन नहीं देनी है, पोटेंसी लो देनी है, क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं इस पेशेंट में। देखो 6th ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको एक केस की क्लियरिटी मिलेगी। इन्होंने बोला है कि दिस ऑर्डर में कंटिन्यू फॉर अ कंसिडरेबल लेंथ ऑफ टाइम, समटाइम्स सेवरल मंथ्स, कभी कभी कुछ महीने लग जाते हैं। द पेशेंट गेट्स अलोंग विदाउट द एनी मेडिसिन बट द पेशेंट में कम बैक एट द एंड ऑफ द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम। Doesn't matter, that has been improving at the time, but the end of 4th week return of the sub, this could be the some obstacle, या तो हो सकता है यहाँ पर कोई obstacle हो, या फिर constitutional remedy doesn't last enough because some condition that interfere with the action of the remedy, कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन पेशेंट में प्रेजेंट है जो उस मेडिसिन को अपना कंप्लीट काम करने में हिंड्रेंस कर रही है। ठीक है, acute case is too short, everything goes well, recovery will take place। ये acute case में तो रिकवरी मिल जाएगी, लेकिन in chronic case structural changes, too short relief। अगर chronic case है और too short relief मिल रहा है तो यहाँ पर ये कह रहा है कि structural changes हो चुके हैं भाई, structural changes हो चुके हैं, डिजीज फंक्शनल डिरेंजमेंट से स्ट्रक्चरल डिरेंजमेंट पे पहुंच चुकी है।
ऑर्गन्स आर डिस्ट्रॉयड और बीइंग डिस्ट्रॉयड। तो इसका आंसर है स्ट्रक्चरल चेंजेस। अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस किसी पेशेंट में हो चुके हैं, उस सिचुएशन में अगर आप करेक्ट सिमिलिमम देते हो लेकिन वो डीप एक्टिंग है, तो वो क्या करेगा, थोड़ी सी देर के लिए तो, क्योंकि सिमिलिमम है ना सिम्टम्स को लेते हुए, तो वो टेम्पररी रिलीफ कुछ टाइम के लिए तो रिलीफ देगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद सिम्टम्स वापस आने लगेंगे, डिस्ट्रक्शन और बढ़ जाएगा, डिजीज एग्रावेशन हो जाएगा। इसका आंसर होगा स्ट्रक्चरल चेंजेस। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। रेमेडीज टू बी रिपीटेड नहीं, अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस किसी पेशेंट में आते हैं तो डीप एक्टिंग रेमेडी देनी ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थेरापेटिक मेडिसिन देनी है और लो पोटेंसी में देनी है, तब जाके आप उसको रिपीट कर सकते हो। चलिए, योर सिलेबस इज कंप्लीट, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी थी, हम उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं आज। करें करें ऑर्गन वीके चौहान फर्स्ट वॉल्यूम कंप्लीट। कुछ पूछना है किसी को? आई थिंक ससेप्टिबिलिटी, मेंटल डिजीज, लोकल डिजीज, बहुत सारे मैंने एफोरिज्म आप लोगों को क्लियर करा दिए हैं, कुछ कुछ फिलोसफीज के बारे में भी आपको बताया है। रिपीट के सब क्या रिपीट करना है बताओ, क्या रिपीट करना है? क्वेश्चन पेपर था ना आपका, वो निकालती हूं मैं। ओके ओके, कल या परसों किसी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या क्वेश्चन था जो आप पूछना चाह रहे थे कि मैम उसको आंसर बता दीजिए? ये क्या, यस, ये देखिए, ये क्वेश्चन पेपर था क्या आपका? बताइए, क्वेश्चन आंसर बताते जाइए आप मुझे, आज मैं क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन पेपर भी करवा देती हूँ, आप बताएंगे आंसर क्या है। कर रहे हैं? मैम एडिशन बता दो, कैसे याद कर, एडिशन बता दो, क्या क्या याद करवाया था मैंने, आपको बताया था ना कि 6 एडिशन है। ठीक है, उनके सन याद कर लो। ज्यादातर जो पूछा जाएगा कि स्पेशल फीचर्स कौन से एफोरिज्म के क्या, कौन से एडिशन के क्या क्या है, वो कौन से एफोरिज्म में, कौन से एडिशन में कितने एफोरिज्म है, वो 3 ही चीजें पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछेंगे एमसीक्यूज में। एनआरएचएम में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सो जस्ट चिल। व्हाट डज द टर्म इडियो, बताओ, इसका आंसर बताते जाओ, फटाफट आंसर बताते जाओ। इडियोसिंक्रेसी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल बॉडीली फंक्शन, एन एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू सर्टेन सब्सटेंस, एन एबनॉर्मल ससेप्टिबिलिटी टू सम ड्रग और प्रोटीन peculiar to person, a kind of chronic disease। बताओ क्या है इडियोसिंक्रेसी? इडियोसिंक्रेसी नॉर्मल बॉडी फंक्शन तो नहीं है, ठीक है, वैसे पेशेंट हेल्दी दिखता है लेकिन वो क्या करता है, एक मॉर्बिड काइंड ऑफ कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन रखता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी टू सर्टेन सब्सटेंस, ये कोई इम्यूनिटी भी नहीं है। एन एब्नॉर्मल ससेप्टिबिलिटी टू सम ड्रग, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरनल dysphagia sora is considered the fundamental cause of which type of disease? Acute disease, chronic disease, syphilitic disease, allopathic disease, किस तरीके की डिजीजेस है? acute disease और chronic disease? chronic disease, आंसर इज बी। क्या है आंसर? According to Henneman, how can one remove a disease? By guessing or trying a different remedy? By removing the effect of the disease? Removing the effect of the disease? Only focusing on the cause by using the allopathic method? बताओ आंसर बताओ फटाफट। According, remove of the disease, how can one remove a disease?
बी आंसर। आप तो सब इंटेलिजेंट हो गए, आपको तो सब सारी ऑर्गेनल याद हो गई सबको। ओके, what does Hahnemann say? We must apply medicinal substance on the basis of knowledge of their actual effect, understanding all antecedent causative of the disease, method of the comparison of unscientific or palliative system. मेडिसिनल सब्सटेंस ऑन द बेसिस, हम कहा किस बेस के ऊपर मेडिसिनल सब्सटेंस यूज कर रहे हैं? आंसर क्या है जल्दी बताओ? गुड, ए, नॉलेज ऑफ देयर एक्चुअल इफेक्ट। हम लोग जो भी मेडिसिन यूज कर रहे हैं हमें पता है कि उनकी पैथोजेनेटिक पावर क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ ड्रग प्रूविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड, ठीक है। When disease is effect considered remove in toto, ये क्वेश्चन आया था ना जब हमने पीके चौहान के क्वेश्चन कर रहे थे इनिशिएटिव, तब आया था disease effect. When only palliation is achieved, when a cure is achieved, when only a part of effect are removed, when using allopathic medicine. When a disease effects considered removed, क्या आंसर है इसका बताओ? When a cure is achieved. Good. What is the meaning of Latin phrase odus affair? Dare to revise. ऑप्शन ही नहीं पढ़ना है, बहुत ही इजी पेपर है आप लोगों का, तो यही पेपर आने वाला है एनआरएचएम में आपके। What kind of patient has a peculiar nature of seeking reassurance from a physician that their sickness may not be a serious one? What kind of patient has a peculiar nature of seeking reassurance from a physician that their sickness may not be a serious one? ऐसा कौन सा पेशेंट होता है जो अपनी बीमारी को सीरियसली नहीं लेता है? ऑर्गेनन के सारे क्वेश्चन इजी आएंगे आपके, अगर आप लोगों ने ऑर्गेनन ढंग से पढ़ ली ना तो आपके सारे क्वेश्चन इजी आएंगे। Hypochondric patient, idiosyncratic, non-cooperative pressure. D answer. Good. Which type of patient is considered the worst because they do not follow the instruction or the medication prescribed by the physician? इसका क्या आंसर है? 8th का। Worst because they do not follow the instruction and medication prescribed. Again, non-cooperative patient. ये पेशेंट होते हैं जो कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, और ये कोऑपरेटिव नहीं होते इसीलिए इनको इलाज भी नहीं मिलता है। What alone must constitute the medium through which the disease demands and point out its curative agent? ऐसा कौन सी चीज है इन चारों में से जो सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, जरूरत होती है पॉइंट आउट करना है क्यूरेटिव एजेंट के रूप में, मतलब सिमिलिमम के लिए जरूरी होता है। द कॉजेज ऑफ द डिजीज, मियाज्मेटिक कॉज, टोटलिटी ऑफ सिम्टम और सफरिंग ऑफ द वाइटल फोर्स। क्या आंसर होना चाहिए बताओ? वेरी गुड, टोटलिटी ऑफ सिम्टम। मियाज्म टोटलिटी ऑफ सिम्टम में आता है, कॉज भी टोटलिटी ऑफ सिम्टम में आ जाता है, और जो सफरिंग ऑफ द वाइटल फोर्स की है वो कैसे बताएगा? एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, सिम्टम्स के थ्रू, वो भी इसी में आ गया, तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। In cases where manifest exciting or maintaining causes is present, what is the first action of the intelligent physician should be? Manifest exciting maintaining causes. In cases where a manifest exciting maintaining causes, क्या होगा बताइए, क्या करना है? Prescribe the indicated remedy, remove the cause occasionally, consider the possibility of miasm. Answer बताओ फटाफट। B. Good. When all the symptoms of the disease disappear, what remain? अगर symptoms निकल जाते हैं तो क्या बचेगा? कॉज बचेगा, हेल्थ बचेगा, इफेक्ट्स बचेंगे, वाइटल फोर्स ऑफ एक्शन बचेगा। जल्दी बताओ। हेल्थ। गुड। व्हाट इज द प्रिंसिपल थिंग अ फिजिशियन मस्ट नोट बी एवरी केसेस ऑफ द डिजीज क्योर इट? द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, रिजल्ट। जल्दी बताओ, आंसर बताओ। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। वेरी गुड, बी। विच टाइप ऑफ मियाज्मेटिक डिस्चार्ज इज कैरेक्टराइज्ड बाय फंक्शनल नॉर्मल डिस्चार्जेस किसमें होते हैं? which type of discharges is characterized by functional यानी कि नॉर्मल डिस्चार्जेस? कौन सा मियाज? abnormal discharge, साइकोटिक मियाज, नॉर्मल डिस्चार्ज, सोरिक मियाज्म। गुड, मियाज्म याद हो गए आप लोग को तो वेरी गुड।
Tubercular discharges are described as being of the following except offensive, debilitating, acrid और musty. किसको छोड़ करके बाकी के सारे, कौन सा ऐसा है जो नहीं है ट्यूबरकुलर मियाज्म का? एक्रीड. एक्रीड किसके होते हैं? एक्रीड. Okay. For the initial treatment of the epidemic epidemic intermittent fever, Dr. Heinemann really advised which type of medicine? Antisoric, Cinchona, Thuza, or sulfur? For the initial treatment of epidemic intermittent fever, Heinemann rarely advise which kind of medicine? Rarely advise. एंटीसोरिक मेडिसिन देनी है, ये भी दे सकते हैं. कौन सा देश क्या है? तूजा. एपिडेमिक फीवर rarely Dr. Harriman rarely advise which type of medicine. आप जब इंटरमिटेंट डिजीजेस वाला जो एफोरिज्म्स है ना, उसको जब पढ़ोगे ना, उसके ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ोगे, तो वहां सिंकोना बाग भी बताइए, एंटीसोरिक का भी नाम लिया होगा, सल्फर का नाम भी लिया होगा. कहाँ कहाँ इन तीनों का नाम लिया है, थोड़ा सा उसको फोकस करिएगा तो आपकी और क्लियरिटी मिलेगी. ऑर्गेनन इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट, वेरी लवली सब्जेक्ट, मेरा बहुत फेवरेट है. बहुत सारी चीजों की क्लियरिटी मिलती है. If the first paroxysm of an intermittent fever they have been left uncured and SORA developed, what medicine might be used in a hypotency? बताओ. अभी मैंने एक बोली ना लाइन, आप इंटरमिटेंट फीवर, इंटरमिटेंट डिजीजेस वाले एफोरिज्म में जाओगे तो वहां से क्लियरिटी मिलेगी कि आपको वहां सिंकोना बाग देना है, एंटीसोरिक मेडिसिन लो पोटेंसी में देनी है या सल्फर देनी है. पंद्रह का आंसर क्या होगा मैडम? सारे आंसर हम ही बताएंगे आपको. हाँ, इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर, एंटीसोरिक मेडिसिन जानी चाहिए इसमें. देखो, सिंकोना बाग का सॉल्यूशन कब दिया जाता है इंटरमिटेंट डिजीज में? उसकी इंटरमिटेंसी को रोकने के लिए. ठीक है, तो ये तो नहीं है इसका आंसर. ये पूछ रहे इनिशियल ट्रीटमेंट, ये देते हैं एट द एंड ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है, एंटीसोरिक मेडिसिन कब देते हैं? इनिशिएटिव ट्रीटमेंट. क्यों देते हैं? इंटरमिटेंट डिजीजेस के कॉज क्या है? कौन सा मियाज्म है? इंटरमिटेंट डिजीजेस, सोरा. ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड विद, अगर कॉम्प्लिकेशन होगा तो क्या होगा? सिफिलिटिक मियाज्म. रिकॉल करो, रिवाइज करो. एंटीसोरिक मेडिसिन आंसर नहीं है. ये पूछ रहा है, मैंने देखो आपको लास्ट में पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है. इनिशियल ट्रीटमेंट ऑफ एन एपिडेमिक इंटरमिटेंट फीवर, डॉक्टर हेनीमैन रियरली एडवाइज विच टाइप ऑफ मेडिसिन. ये तो एडवाइज ही नहीं करी तुझा तो. सी आंसर है इसका. The first paroxysm of an intermittent fever have been left uncured. इंटरमिटेंट फीवर का पहला paroxysm जो है वो अनक्योर्ड रह गया. एंड सोरा डेवलप, और सोरा डेवलप्ड हो गया. तो आप क्या करोगे? कौन सी मेडिसिन हाइपोटेंसी में दे रहे हो? हाइपोटेंसी में. सी आंसर इसका क्या है? इसका आंसर डी.
एंटीसोरिक इन लो पोटेंसी। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, सोरा डेवलप्ड व्हाट मेडिसिन माइट बी यूज इन हाई पोटेंसी। सल्फर। What are idiosyncrasies peculiar corporeal constituting all the otherwise healthy possessive, पहला ही आंसर इसका आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हैनीमैन एंड राइटिंग, व्हाट कॉज ऑफ क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक डिजीज का क्या कॉज होता है, जैसा कि हैनीमैन ने लिखा है, क्या एक्यूट डिजीज है, इंटरनल डिस्क्रेजिया कॉल्ड मियाज्म, स्किन लीजन, कैटाल कंड। आंसर इज हाँ 17 का ए है, इसका बी इंटरनल डिस्क्रेजिया दैट इज कॉल्ड मियाज्म। Which of the following not considered in a miasm, sora, syphilis, pseudosoric? ये इसका आंसर, ये तीनों मियाज्म में है, ये मियाज्म नहीं है, pseudosoric। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम 2 मिनट रह गए, क्योंकि तुम्हारी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने वाली है। सॉरिक मियाज्म कॉमनली मैनिफेस्ट इन अ टेंडेंसी विच कंडीशन, सॉरिक मियाज्म आ गए स्किन लीजन। वॉट्स मोल आ रहे हैं साइकोटिक मियाज्म पे, आर्थराइटिस, इन्फ्लामेशन, साइकोटिक मियाज्म, टेंडेंसी टू सुसाइडल, सिफिलिटिक मियाज्म। Superimposed psychotic miasm result from the suppressed or partially cured attack by which condition? Gonorrhea. गोनोरियल इन्फेक्शन की को अगर अनट्रीटेड कंडीशन में आता है तो उसके सप्रेशन से साइकोटिक मियाज्म डेवलप होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कार्पल, खत्म हो गया, ऑर्गन खत्म, टाइम इज ओवर। एनाटमी में नहीं पढ़ाऊंगी, एनाटमी वाले सर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही क्लोज करते हैं, और कल की क्लास में हम फार्मेसी वाले सब्जेक्ट लेंगे, फार्मेसी पढ़ के आइएगा ना, कुछ फार्मेसी को कंप्लीट करवाते हैं ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो फटाफट एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू ऑल, ठीक है, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, और ऑर्गेनन ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट नहीं है, जितना लिमिटेड है, जितना क्लियरिटी के साथ पढ़ोगे ना उतना ही वो आपको नंबर भी अचीव करने में, स्कोरिंग कराने में हेल्प करेगा। कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, कंफ्यूजिंग भी नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।